नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत और मध्य एशिया के बीच आज पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वर्चुअल सम्मेलन का मुख्य केंद्र व्यापार व कनेक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर। कोरोना काल में पार्टियां कर कड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उत्तर कोरिया के एक बार फिर जापान सागर में मिसाइल परीक्षण किया है और यह परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी। भारत और मध्य एशिया के बीच आज पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वर्चुअल सम्मेलन का मुख्य केंद्र व्यापार व कनेक्टिविटी, विकास से जुड़ी साझेदारी और भारत व मध्य एशिया के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस दौरान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी 5 देशों के राष्ट्रपतियों से चर्चा भी करेंगे। इन 5 देशों में कजाकिस्तान के काजम जोमार्ट तोकायेव, उज्बेकिस्तान से शावकत और तजाकिस्तान के इमोमाली हसन भी शामिल रहेंगे। गणराज्य के सदर जाबोरोव शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं द्वारा एक व्यापक और टिकाऊ भारत मध्य एशियाई साझेदारी को महत्व देने का प्रतीक है। यह सम्मेलन गणतंत्र दिवस समारोह के एक दिन बाद हो रहा है और 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं के मुख्य अतिथि होने की भी संभावना थी, लेकिन देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते गणतंत्र दिवस समारोह के बगैर मुख्य अतिथि के मनाया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर से करेंगे, तो वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट मांगेंगे। अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी, जहां कोरोना के साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। वह राज्य के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। टिहरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी के नेताओं से आधी रात को मिलने के इल्जाम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर उपाध्याय को समस्त पदों से हटा दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे के करीब उन्होंने नामांकन है वो अपना दाखिल भी कर दिया है। धामी खटीमा विधानसभा से तीसरी बार चुनाव मैदान में है और जीत की हैट्रिक लगाने की उनके सामने ये चुनौती होगी। कोरोना काल में पार्टियां कर कड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इस बीच उन्होंने इस मामले को लेकर हो रही पुलिस जांच का स्वागत भी किया। वहीं विपक्षियों ने उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। दरअसल बुधवार को लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर्स ने मंत्री संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पीएम जॉनसन से पूछा था कि वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस पर जॉनसन ने जवाब दिया, नहीं। स्टामर्स के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस्तीफे की मांग की है। इस बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जॉनसन भी पार्टी गेट मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। जॉनसन ने कहा कि तथाकथित पार्टी गेट मामले को लेकर पद छोड़ने को लेकर बढ़ते दबाव के बावजूद वह इस्तीफा नहीं देंगे। जॉनसन ने कहा कि वर्ष 2020-2021 के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट और अन्य सरकारी कार्यालयों में कथित लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े तमाम मामलों को लेकर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की जांच का मैं स्वागत करता हूं। इधर कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जांच से आंतरिक कैबिनेट कार्यालय की जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा और समय लग सकता है, परंतु मंत्रियों ने बुधवार को संकेत दिया कि वरिष्ठ नौकरशाह सू ग्रे की अगुवाई में जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और जल्द ही जारी की जाएगी।
उत्तर कोरिया के एक बार फिर जापान सागर में मिसाइल परीक्षण उसने किया है। यह परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। वहीं उत्तर कोरिया द्वारा इस साल किया गया यह छठा मिसाइल परीक्षण है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने इस साल का सबसे पहला परीक्षण 6 जनवरी को किया था और इसके बाद 11 जनवरी को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। वहीं 17 जनवरी को आखिरी बार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई थी, लेकिन चीन और रूस ने उसके प्रयासों को रोक दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया अधिकारी इन प्रक्षेपणों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विस्तृत से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उत्तर कोरिया ने 6 दिन पहले भी मिसाइल परीक्षण किया था। 5 जनवरी को जब इसने मिसाइल परीक्षण किया था तो इसे हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण बताया गया था, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब दक्षिण कोरियाई सेना ने पुष्टि कर दी है, उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम हो गया है। देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी है। इसी क्रम में वैज्ञानिक ने जो अपने अध्ययन में बताया है कि वह बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल ICMR के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है, जो न केवल इस स्ट्रेन को बेअसर करती है बल्कि सबसे प्रचलित डेल्टा वेरिएंट जो है सहित अन्य को भी बेअसर कर सकती है। दक्षिण कोरिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 14,518 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर ओमिक्रॉन से संक्रमित है। दक्षिण कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने गुरुवार को इसकी जानकारी भी दी है। अमेरिका बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने बुधवार को घोषणा की कि उसने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से तैयार टीके की बूस्टर खुराक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है और इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी है। इसी क्रम में वैज्ञानिक ने जो अपने अध्ययन में बताया है वह बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल ICMR के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है, जो न केवल इस स्ट्रेन को बेअसर कर सकती है बल्कि सबसे प्रचलित डेल्टा वेरिएंट सहित अन्य को भी बेअसर कर सकती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत और मध्य एशिया के बीच आज पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वर्चुअल सम्मेलन का मुख्य केंद्र व्यापार व कनेक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर। कोरोना काल में पार्टियां कर कड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उत्तर कोरिया के एक बार फिर जापान सागर में मिसाइल परीक्षण किया है और यह परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया, हाँ सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी
सहयोगी आएगी फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हर्जोग ने बुधवार को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और इस समारोह के साथ साथ दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ इसी हफ्ते मनाए जाने को एक शानदार मील का पत्थर भी बताया है। इसी सप्ताह 29 जनवरी को भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जश्न मनाने के लिए दोनों देश तैयार हैं। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 30वीं वर्षगांठ पर इस हफ्ते कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद साल भर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं होने की भी संभावना है। दोनों देशों के बीच 29 जनवरी 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। हालांकि भारत ने इजराइल को काफी पहले 17 सितंबर 1950 को ही मान्यता दे दी थी। हर्जोग ने हिंदी में ट्वीट किया, भारत का 73वां गणतंत्र दिवस और इजराइल भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को एक हफ्ते में मनाया एक अद्भुत उपलब्धि के साथ मनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की ख्यात पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने की मांग फिर से तेज हो गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वे पहले भी यह मांग कर चुके हैं और अब इस बारे में सीएम जयराम को चिट्ठी लिखने वाले हैं। डलहौजी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष के नाम पर सुभाष नगर करने की मांग नई नहीं बरसों पुरानी है। कंवर का कहना है कि नेताजी सुभाष बोस अंग्रेज डलहौजी से अधिक प्रसिद्ध है और यदि इस नगरी का नाम उनके नाम पर होता है तो यहाँ के लोगों को अधिक प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होगी। हालांकि होटल व्यवसाय से जुड़े यहाँ के कारोबारी खुलकर इस मांग के समर्थन में नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की इस पर्यटन नगरी डलहौजी से आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता है। वर्ष 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने डलहौजी में लगभग 7 महीने बिताए थे और स्वास्थ्य लाभ लिया था। आज भी उनकी याद में डलहौजी के एक चौक का नाम सुभाष चौक है। उनकी आदमकद जो प्रतिमा है वो भी स्थापित है। गांधी चौक के नजदीक सुभाष बावली नामक जो है पर्यटक केंद्र भी स्थल है, जहां रोजाना सुभाष चंद्र बोस बावड़ी का पानी पीते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1937 में जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आजादी की लड़ाई के चलते जेल में बंद थे तो उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया था। उस समय वह स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी आए थे। केंद्र सरकार विमानन कंपनी एयर इंडिया को आज टाटा समूह को सौंप सकती है। करीब 69 साल पहले समूह में विमानन कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर टाटा समूह को सौंपा जा रहा है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद 8 अक्टूबर को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। यह टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी इकाई है और अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के करीब हैं। एयर इंडिया को गुरुवार को समूह को सौंप दिए जाने की भी संभावना है। इस बीच 2 एयरलाइंस पायलट यूनियन, इंडियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विक्रम देव दत्त को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसका कारण पायलटों की बकाया राशि पर कई कटौती और वसूली का अनुमान भी लगाया गया है। इसके अलावा 2 अन्य यूनियनों ने अपनी उड़ानों से ठीक पहले हवाई अड्डों पर चालक दल के सदस्यों की बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए कंपनी के 20 जनवरी के आदेश का विरोध भी किया। एयर इंडिया कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन ने सोमवार को दत्त को पत्र लिखकर इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि अमानवीय होने के साथ नागर विमानन महानिदेशालय के निर्धारित नियमों का उल्लंघन भी है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। असंतोष के परिणाम भी सामने आने लगे। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा से उनकी नजदीकियों की खबरों के बीच पार्टी ने उन्हें सभी पदों से पिछले दिनों हटा दिया था। हालांकि उपाध्याय ने उन्हें लेकर जारी चर्चा पर अपना स्पष्टीकरण भी भेजा था। अब उपाध्याय के भाजपा में जाने की खबरें गर्म हैं। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद गढ़वाल से कुमाऊं तक विभिन्न सीटों पर कार्यकर्ताओं में उबाल है। इसके बाद देर रात सूची में कई बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को लैंड लेस डाउन
से टिकट दिए जाने से नाराज कुछ कार्यकर्ताओं ने कल दोपहर कांग्रेस भवन में प्रदर्शन किया तो देर रात ऋषिकेश से बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओल्ड मसूरी रोड जो उनका आवास है वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और नाराजगी अपनी जताई। कांग्रेस में टिकटों में बदलाव को लेकर पार्टी में परिवारवाद की बात भी उठने लगी है। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, स्वर्गीय इंद्रेश हृदय और संसद केसी सिंह बावा के परिवारों के सदस्यों को टिकट मिला है। हरक की पुत्र वधु अनुकृति को लैंस डॉन से, पूर्व सांसद केसी सिंह बावा के बेटे को काशीपुर से, इंदिरा के बेटे सुमित हृदय को हल्द्वानी से और हरीश रावत की बेटी अनुपमा को हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया गया है। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य नैनीताल से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। नक्सलियों ने झारखंड में गिरिडीह के पास बीती रात बम धमाका कर दिल्ली हावड़ा मार्ग की रेल पटरियों को उड़ा दिया है। इससे इस मार्ग पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की कई ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को रोक भी दिया गया है। पटरियों को बम से उड़ाने के बाद नक्सलियों ने वहां एक पत्र भी छोड़ा है। इसमें लिखा है कि 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध को सफल बनाएं। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार के अनुसार रेलवे के गश्ती दल के गौरव राज और रोहित कुमार सिंह ने चिचाकी के स्टेशन मास्टर को सूचित किया कि बुधवार गुरुवार रात को 12:30 बजे धनवाद डिवीजन स्थित कर्माबाद चिचाकी स्टेशन के बीच धमाका हुआ है। सूचना मिलने पर एहतियात बरतते हुए हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग के गोमो गया रेलखंड की लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत और मध्य एशिया के बीच आज पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वर्चुअल सम्मेलन का मुख्य केंद्र व्यापार व कनेक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर। कोरोना काल में पार्टियां कर कड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उत्तर कोरिया के एक बार फिर जापान सागर में मिसाइल परीक्षण किया है और यह परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल बुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय सचिव रुचिता शर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उसमें शामिल होने के आरोप में 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इस बीच RLJP संसदीय बोर्ड ने मणिपुर सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला भी किया है। रुचिता शर्मा RLJP की उत्तर पूर्व प्रभारी हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई थी, जिसके बाद बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के नेतृत्व वाले गुट पार्टी के लिए दावा कर रहे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को नए नाम और प्रतीक आवंटित किए थे। इनमें से एक का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरे का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रखा गया है। RLJP का नेतृत्व पशुपति पारस जबकि लोजपा के नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं।
आरएलजेपी को चुनाव चिन्ह बल्ला और एलजेपी को चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर दिया गया है। चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में नामित करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिराग पासवान की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। बजट पेश होने में आज के दिन को मिलाकर कुल 5 दिन बाकी हैं और सार्वजनिक गैस क्षेत्र में कंपनियों को प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग संगठन ने सरकार से आने वाले बजट में नेचुरल गैस को वस्तु और सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज FIPI ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस के परिवहन और आयातित LNG के गैस में बदलने पर जीएसटी को युक्ति संगत बनाने की भी मांग की है। उद्योग संगठन ने कहा है कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने और पर्यावरण और अनुकूल ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री समेत सरकारी सेक्टर की कंपनियों की रिप्लेसमेंट करने वाला यह उद्योग संगठन पहले भी कई बार नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करता रहा है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस पर फिलहाल केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता है। नेचुरल गैस पर कई राज्यों में बहुत ज्यादा वैट लगाया जाता है। नेचुरल गैस पर आंध्र प्रदेश में 24.5%, उत्तर प्रदेश में 14.5%, गुजरात में 15% और मध्य प्रदेश में 14% वैट लगाया जाता है। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूंक दी गई। वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में खान सर समेत पटना के कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिन 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल है। इन सब पर गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप है। 24 जनवरी को रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के विरोध में प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतर रहे थे और प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कर्नलगंज थाने में एक FIR भी दर्ज हुई है जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 1 फरार है। इधर बिहार में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया। गया में छात्रों ने ट्रेन के डिब्बे में जो है आग लगा दी और आग इतनी जबरदस्त लगी कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें उठती रही। यहाँ भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है बल्कि इसलिए भी कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। आज बीजेपी के 4 बड़े और धुरंधर नेता प्रचार करेंगे तो अपने गढ़ मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भी 3 सभाएं आज दिल्ली में जो लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी जहां कोरोना के साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर जनसंपर्क अभियान भी करेंगे। अमित शाह नोएडा में आज अपना प्रचार खत्म करेंगे। इसके पड़ोसी जिले यानी कि गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे मोदी नगर पहुंचेंगे जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के एक और बड़े जिले बिजनौर में प्रचार की कमान संभालेंगे जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत वोटरों से बातचीत भी करेंगे।
प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल, इसके सीईओ सुंदर पिचाई और कंपनी के 5 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अदालत के आदेश पर कथित कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। गूगल ने इस प्रतिक्रिया में कहा है कि उसने कॉपीराइट्स के स्वामियों के लिए एक प्रणाली बनाई है जिसका इस्तेमाल वे यूट्यूब जैसे मंचों पर अपनी सामग्री की रक्षा के लिए कर सकते हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर मंगलवार शाम को उपनगरीय अंधेरी के MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिल्म निर्देशक एवं निर्माता सुनील दर्शन ने कथित कॉपी राइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत से गूगल और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कॉपीराइट उल्लंघन किस प्रकृति का है। भारत में गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि अनधिकृत और अपलोड करने की सूचना को लेकर वह कॉपीराइट स्वामियों पर निर्भर करता है, उन्हें अधिकार प्रबंधन टूल की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट उल्लंघन की सूचना मिलने पर वह सामग्री को तुरंत ही हटा देते हैं और एक से अधिक बार उल्लंघन करने वालों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।